कुछ ही दिन पहले सरकार ने वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया The 131st Constitution Amendment Bill proposing 33% जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सकता था, या कह सकते हैं कि मिला है। उसे रोकने वाले कह रहे हैं कि हमने महिलाओं को बचाया है। अब सोचने वाली बात यह है कि सरकार या विपक्ष, इनमें से सही कौन है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में बड़े विस्तार पूर्वक। और मेरी वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगती हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। महिला आरक्षण बिल का असली खेल समझते हैं। महिला आरक्षण 2023 में पास हुआ, पर फिर भी लागू नहीं किया गया। 2023 में नारी शक्ति वंदन एक्ट पास हुआ, लेकिन उस समय एक शर्त रखी गई। अब शर्त ये थी कि उसमें पहले डिलिमिटेशन लगाया जाएगा, उसके बाद महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का मानना था कि बिना डिलिमिटेशन के फेयर रिजर्वेशन नहीं होगा। तो आइए समझते हैं बिल्कुल बेसिक से कि डिलिमिटेशन होता क्या है। सोचो, भारत में 543 लोकसभा सीटें हैं। हर सीट पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी और एक एरिया जहां एक एमपी चुना जाता है। रूल यह है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रफली बराबर पॉपुलेशन होनी चाहिए, ताकि हर वोट का वजन बराबर हो। डिलिमिटेशन का मतलब होता है इलेक्शन एरिया। डिलिमिटेशन का मतलब होता है इलेक्शन एरिया कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि सीमाएं और संख्या इस तरह तय करना कि हर एरिया में लगभग बराबर आबादी हो और सबको फेयर रिजर्वेशन मिले। एग्जाम्पल बहुत सरल है। आप मान लो कि यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और केरल की कम है, तो यूपी को ज्यादा सीट मिलनी चाहिए और केरला को कम। यही काम डिलिमिटेशन करता है। सन 1952 में पहली बार डिलिमिटेशन हुआ। 1951 की जनगणना के आधार पे तब यह एक रूटीन काम था। 1973 और 1971 के सेंसस के आधार पे लोकसभा की सीटें 543 सीटें तय हुई थी। उस समय नॉर्थर्न स्टेट जैसे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान की पॉपुलेशन ज्यादा बड़ी थी, तो उन्हें ज्यादा सीट मिली। साउथ स्टेट जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका की ग्रोथ बहुत कम थी, तो उन्हें कम सीटें मिली। तब ये फेयर लगा, क्योंकि डायरेक्टली पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट करता था। असली ट्विस्ट 1976 में आया। 1970 में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। साउथ स्टेट ने परिवार नियोजन किया, यानी कि फैमिली प्लानिंग किया। हम दो और हमारे दो। हम दो और हमारे दो की पॉलिसी बहुत सीरियसली ली गई। लोग इस पे सीरियसली काम भी किए और जनसंख्या में वृद्धि भी किए। लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में पॉपुलेशन बढ़ती रही। अब अगर हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होती रहती तो साउथ की सीटें घटती जाती और नॉर्थ की सीटें बढ़ती जाती। साउथ को लगा हमने जनसंख्या कंट्रोल की है। इस समस्या को देखते हुए इंदिरा गांधी ने सन 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया। सन 1971 को सेंसस के आधार पर, मतलब अब चाहे जितनी भी पॉपुलेशन बदले, लोकसभा में हर स्टेट की सीटें वही रहेगी जो 1971 में थी। ये फ्रीज था 2000 तक के लिए। 2001 में फ्रीज को बढ़ाया गया। 2001 में जब फ्रीज खत्म होने वाला था, तब उत्तर दक्षिण का पॉपुलेशन और भी बढ़ गया। अगर फ्रीज को हटाया जाता तो राजनीतिक में उथल पुथल मच जाती। इसलिए सरकार ने 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर यह फ्रीज 2026 के बाद होने वाली पहली सेंसस तक के लिए बढ़ा दिया। मतलब 50 साल से ज्यादा समय तक भारत की लोकसभा की सीटें वही रहेंगी, जो 1971 की जनगणना के आधार पे बेस्ड थी। 2026 में ये लीगल फ्रीज एक्सपायर हुआ, यानी 50 से ज्यादा सालों में पहली बार इंटर स्टेट सीट एलोकेशन बदल सकती है। अब मोदी सरकार अप्रैल 2026 में 3 बिल लेकर आई। पहला कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट, लोकसभा की मैक्सिमम सीट 543 से बढ़ के 850 करना। दूसरा डिलिमिटेशन बिल 2026, यह तय करता है कि डिलिमिटेशन 2011 के सेंसन के आधार पर होगी। तीसरा यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल, यूटीएस में भी बदलाव होगा। सरकार का जवाब ये था। होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये कहा कि इससे साउथ की सीटें घटेंगी नहीं, बल्कि और बढ़ेंगी। इनके अनुसार तमिलनाडु की सीटें बढ़ेंगी, कर्नाटका की सीटें 28 से 42 बढ़ेंगी, आंध्र प्रदेश का 25 से 38 बढ़ेगी, केरला का 20 से 30 बढ़ेंगी। कुल मिलाकर साउथ के एमपी 129 से बढ़कर 195 हो जाएंगे। लेकिन ये साउथ का काउंटर आर्गुमेंट है। हाँ, हमारी भी सीटें बढ़ेंगी, लेकिन 850 में हमारी परसेंटेज तो घटेगी और नॉर्थ की सीटें और भी ज़्यादा बढ़ेंगी, तो हमारी रिलेटिव पावर और भी कम होगी। अब इसका महिला आरक्षण से कनेक्शन समझते हैं। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में यह कंडीशन रखी गई कि महिला आरक्षण तब लागू होगा जब उसमें डिलिमिटेशन हो जाएगा। लेकिन सेंसस 2027 में होती है और उसके बाद डिलिमिटेशन नहीं होती है, तो 2029 के इलेक्शन से पहले ये पूरा नहीं हो पाएगा। मतलब महिला आरक्षण 2029 में भी लागू नहीं हो पाएगा।
इसलिए ओपोजिशन ने कहा सरकार महिला आरक्षण को डिलिमिटेशन से जोड़कर उसे इनडिफिनिटली टाल रही है। लेकिन सरकार का वैलिड पॉइंट ये है कि बिना लिमिटेशन के आरक्षण सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 543 सीटों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करना और 850 सीटों में 33% आरक्षित करना, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। अब असली सवाल ये है कि इसमें सही कौन है, दोनों के पास वैलिड पॉइंट क्या है। डिलिमिटेशन का लॉजिक सही है, पॉपुलेशन बदली है और बढ़ी है। 1971 की सेंसस पे कब तक चलोगे। इसमें साउथ का दर्द भी सही है कि जिन्होंने जिम्मेदारी निभाई उनको सजा क्यों मिली। सीट बढ़ाने की आइडिया समझदारी है कि किसी की सीट घटेगी नहीं, लेकिन प्रो प्रोफेशनल की पावर तो घटेगी, और यही असली पॉलिटिक्स है। आखिर सवाल यह है कि 50 साल से अटका हिसाब आखिर कब तक सुलझेगा। तुम्हें क्या लगता है कि साउथ इंडिया के साथ सही हो रहा है या गलत? कमेंट खुला है, आप अपनी राय दे सकते हैं। और मेरी वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।